सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम पढ़ने वाले हैं। सामान्य परिचय। राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से देश की अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वरूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्यवर्धनों का योग या संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। यहाँ देश की घरेलू अर्थात आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, राजनीतिक, सामुद्रिक सीमा, वायुमंडल, सीमांतर्गत जल क्षेत्र एवं शेष विश्व में सीमांतर्गत विदेशी अंतर क्षेत्र जैसे दूतावास, सैनिक अड्डे आदि शामिल होते हैं। केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आंकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए एक किसान द्वारा 1000 रुपये का कपास उत्पादित किया गया। इसे एक धागा बनाने वाली कंपनी द्वारा क्रय करके इसका धागा बनाया गया एवं इसके धागे को 2000 में बेच दिया जाता है। कपड़ा बनाने वाली कंपनी द्वारा इसे क्रय करके इसका कपड़ा बनाकर 3000 में बेच दिया जाता है एवं अंत में एक रेडीमेड शर्ट निर्माता कंपनी कपड़े को क्रय करके शर्ट बनाकर 4000 में बेच देती है। तो राष्ट्रीय आय के आंकलन में केवल 4000 को शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य लेने से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य एवं दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है। संभाव्य जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी। संभाव्य जीडीपी से आशय किसी देश के उत्पादन के कारकों के पूरी तरह से नियोजित होने पर उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य से है। यह किसी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति की अपेक्षा भविष्य में संभाव्य जीडीपी उत्पादन के उच्चतम स्तर का अनुमान लगाने का प्रयास करता है, जो एक अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है। संभाव्य जीडीपी के निर्धारक कारक। अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी का पूर्ण उपयोग, देश के मानव संसाधन का समुचित उपयोग, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम का इष्टतम वितरण और श्रम की उपलब्धता और कौशल क्षमता, उत्पादन से जुड़े विभिन्न कारकों की उच्च क्षमता, तकनीक के क्षेत्र में प्रगति, प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाजार कीमत पर व्यक्त मूल्यवर्धन का योग है।
या सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। जीडीपी एमपी तथा जीएनपी एमपी में क्या अंतर है? एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय या किए गए कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी एमपी तथा एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर केवल निवासियों द्वारा अर्जित आय या किए गए कुल उत्पादन को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एमपी कहते हैं। जीएनपी एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय होती है। विदेशों से प्राप्त निवल आय इक्वल टू देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय माइनस गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय। नेक्स्ट है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्यों में कमी होती है जिसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर इक्वल टू किसके है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास के। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा में एक देश की सीमा के बाहर किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य से है। इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ा जाता है एवं विदेशी नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय को घटा लिया जाता है। इस अंतिम उत्पाद में मूल्य ह्रास की राशि को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके इक्वल है? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास के। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके इक्वल है? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। ये क्या होगा? बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। विदेशों से प्राप्त निवल आय क्या होती है? भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य साधन लागत या उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर किया जाता है। इस उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है वही उस उत्पादित वस्तु की लागत होती है। साधन लागत के अंतर्गत हम उत्पाद के साधनों भूमि पूंजी श्रम उद्यमी को प्राप्त होने वाली आय क्रमशः लगन ब्याज मजदूरी लाभ आदि को सम्मिलित करते हैं। जब हम इस साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ देते हैं तथा वस्तु पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को घटा देते हैं तो हमें बाजार मूल्य प्राप्त हो जाता है। जब सरकार वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है तो इससे वस्तुओं की बाजार कीमतें बढ़ जाती हैं एवं जब सरकार वस्तुओं पर आर्थिक सहायता देती है तो इससे वस्तुओं की बाजार कीमतें कम हो जाती है। अतः वस्तुओं की बाजार कीमत को अप्रत्यक्ष कर बढ़ा देते हैं किंतु आर्थिक सहायता से उसे घटा देते हैं। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाकर भी प्राप्त किया जा सकता है। निवल अप्रत्यक्ष कर एवं सब्सिडी के बीच का अंतर होता है।
बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर घरेलू उत्पाद प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सामान्य निवासियों एवं गैर निवासियों द्वारा प्राप्त की गई कुल साधन आय होती है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाकर एवं सब्सिडी को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस परोक्ष कर प्लस सब्सिडी। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सर्जित कारक आय के कुल जोड़ से है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अभिप्राय एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल होता है तथा जिसका साधन लागत पर आंकलन किया जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास की मात्रा को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। ये सब साधन लागत पर है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। इसमें बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। इसमें साधन लागत पर घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। मूल्यह्रास वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली संपत्तियों अर्थात भवन, मशीनों, औजारों आदि के मूल्य में गिरावट या कमी होती है, जिसे मूल्यह्रास कहा जाता है। विदेशों से प्राप्त निवल आय। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में विदेशों से प्राप्त निवल आय की अवधारणा महत्वपूर्ण है। सकल घरेलू उत्पाद में देश के निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य लिया जाता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में केवल निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा देश के अंदर एवं बाहर किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को लिया जाता है। जैसे यदि कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में सेवाएं दे रहा है, तो उसे प्राप्त आय भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगी। इसी प्रकार यदि कोई अमेरिकी चिकित्सक भारत में अपनी सेवाएं देता है, तो उसे प्राप्त आय भी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ी जाती है। विदेशों से प्राप्त निवल आय इक्वल टू भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस
विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय। नेक्स्ट है भारत के सामान्य निवासी एवं गैर निवासी की अवधारणा। एक सामान्य निवासी सामान्य वह व्यक्ति होता है जो संबंधित देश में निवास करता है और जिसकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होती है। सामान्य निवासी के अंतर्गत व्यक्तियों तथा संस्थाओं दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। एक देश में स्थित विभिन्न संगठनों जैसे WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक इत्यादि को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता, किंतु इन संगठनों में काम करने वाले भारतीयों को भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। विदेशी पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ तथा सशस्त्र सेना के सदस्यों को उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है जिसके वे निवासी होते हैं, न कि उस देश के जिसमें वे काम करते हैं। भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीयों को भारतीय निवासी माना जाता है, जबकि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले विदेशियों को भारत के गैर निवासी माना जाता है। शेष विश्व में कार्यरत भारत के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों को भारत का सामान्य निवासी माना जाता है, जबकि भारत में उपस्थित शेष विश्व के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों को भारत का गैर निवासी माना जाता है। निम्नलिखित व्यक्तियों को देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता: मनोरंजन, अवकाश बिताने, चिकित्सक, अध्ययन, खेलकूद, कॉन्फ्रेंस आदि के लिए देश में आए विदेशी सैलानी। ऐसे विदेशी जो गैर निवासी उपक्रमों के कर्मचारी होते हैं एवं जिनकी आर्थिक रुचि का केंद्र वह देश नहीं होता है, ऐसे सभी व्यक्तियों को गैर निवासी माना जाता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं में अंतर संबंध, ये सारणी दी हुई है। एक सारणी ये है। चलिए आगे देखते हैं। सकल मूल्यवर्धन। वित्तीय वर्ष 2015-16 से सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा को शुरू किया गया है। सकल मूल्यवर्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों यथा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। बाजार कीमत पर सकल मूल्यवृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्यवृद्धि प्लस द्वितीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्यवृद्धि प्लस तृतीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्यवृद्धि होती है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल मूल्यवृद्धि माइनस मूल्य ह्रास। साधन लागत पर इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दिया जाएगा और NNP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को प्लस कर दिया जाता है। वैयक्तिक आय वह आय है जो देश के नागरिकों को वास्तव में प्राप्त होती है। दूसरे देशों में यह आय व्यक्तियों तथा परिवारों द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय तथा चालू हस्तांतरण का जोड़ है, अर्थात वैयक्तिक आय परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त चालू आय का जोड़ है। व्यक्तिगत व्यय योग्य आय है। व्यक्तिगत व्यय योग्य आय वह
अधिकतम आय है जिसे एक व्यक्ति या परिवार किसी वर्ष में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय एवं उपभोग पर बिना अपनी संपत्तियों में कमी लाए हुए या ऋण देयता में वृद्धि लाए व्यय कर सकता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत व्यय योग्य आय वह आय है जो व्यक्तियों तथा परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा उनके पास सरकार द्वारा उनकी आय तथा संपत्तियों पर लगाए गए सभी प्रकार के करों का भुगतान करने के बाद बचती है। इसमें शॉर्ट में समझे तो निजी उपभोग व्यय प्लस घरेलू बचत, और दूसरा व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय कुल जनसंख्या। इस प्रकार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को उस वर्ष की जनसंख्या से भाग दे तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बटे कुल जनसंख्या। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि निष्प्रभावी हो सकती है यदि जनसंख्या का आकार निरंतर बढ़ता है। ऐसी स्थिति में यह सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तटस्थ या व्यर्थ हो जाती है। लोगों का जीवन स्तर समय के साथ साथ तभी बढ़ेगा जब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ने की प्रवृत्ति हो। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि में कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का योग या उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए साधनों को प्राप्त आय का योग या उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाले व्यय का योग ही राष्ट्रीय आय है। मापने की विधि उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि द्वारा इसे मापा जाता है। उत्पादन विधि क्या होती है? उत्पादन विधि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उत्पादक इकाइयों के अंशदान की माप प्रस्तुत करता है। उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके योग को बाजार मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां। इसके अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता। इसमें शामिल की जाने वाली उत्पादित वस्तुएं उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया में माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाना चाहिए और पिछले वित्तीय वर्ष के रखे स्टॉक के मूल्य में वृद्धि राष्ट्रीय उत्पाद को प्रभावित नहीं करेगी। एक परिवार या गृहस्थ द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित फल एवं सब्जियों का मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सब उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इन सेवाओं का बाजार मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है। आय विधि उत्पादक इकाइयों में जो आय जनित होती है वह उत्पादन के साधनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम होती है। यह आय वास्तव में उत्पादन क्रिया में लगे सभी साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी के संयुक्त प्रयोग का प्रतिफल होती है जो इन्हें लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में वितरित हो जाती है। राष्ट्रीय आय का आकलन एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में किया जाता है। आय विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों या
संगठनों के कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक या स्थितिपूर्वक आय, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय को जोड़कर मूल्यवर्धन ज्ञात किया जाता है। इस विधि में किसी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादन के साधनों को किया गया आय भुगतान ही साधन लागत पर शुद्ध मूल्यवर्धन होगा, और जब इसे आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादक इकाइयों के संबंध में आकलित किया जाए तो यह साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां। हस्तांतरित आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियां इत्यादि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। गैर कानूनी कार्यों जैसे चोरी, सट्टेबाजी व जुए इत्यादि से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अचानक प्राप्त आय जैसे लॉटरी से प्राप्त आय तथा पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन एक तरफा भुगतान होता है, इसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि सेवानिवृत्त पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले की कारक सेवाओं से संबंधित होती है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है व्यय विधि। व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। इस प्रकार राष्ट्रीय आय कुल उपभोग, व्यय तथा कुल बचत का योग होती है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को एक देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में देखा जाता है। इन व्यय को हम 4 वर्गों में रख सकते हैं: निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और निवल विदेशी निवेश। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां। कुल व्यय की माप करते समय दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए केवल अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाना चाहिए। पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे उत्पादन के वर्ष ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया गया है। शेयरों तथा ब्रांडों पर किया गया व्यय भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ये जो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं उनकी सारणी बनाई गई। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि एवं आधार वर्ष में किए गए परिवर्तन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय आय को मापने के आधार वर्ष 2004-5 को संशोधित कर 11-12 कर दिया है। जनवरी 2015 के बाद से आर्थिक समृद्धि और विकास को सकल मूल्यवर्धन के आधार पर मापा जाता है, लेकिन वर्ष 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में आर्थिक गतिविधियों के मापन हेतु पुनः सकल मूल्यवर्धन के स्थान पर सकल घरेलू उत्पाद का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के अनुसार अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को मापने के लिए पुनः सकल घरेलू उत्पाद आधारित पद्धति को अपनाने का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आर्थिक समृद्धि को मापना है। विश्व की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए सकल घरेलू उत्पाद पद्धति का उपयोग करती है। यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणाली के अनुरूप भी है। इससे विश्व की
विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान। ये है दादा भाई नारोजी 1868 में 20, मेजर एल्विन बेरिंग, डेविड बेल्फर इन्होंने 27 और लॉर्ड कर्जन 30, विलियम डिग्बी 18, फिब्डले सिराज 49 और वाडिया जोशी 44.30, वीके आरवी राव 62। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान 1948-49 में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा दिया गया। 1949 में प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अप्रैल 1951 में वित्तीय वर्ष 1948-49 के लिए देश की राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई। वर्तमान में राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित एवं जारी किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली मदें। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक तथा गणना में उत्पादित परंतु उस वित्तीय वर्ष में न बिका स्टॉक, मकान मालिक द्वारा स्व आवास हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले मकान का आरोपित किराया, ब्रोकर्स कमीशन, सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवाएं, सैनिक एवं सुरक्षा सेवाओं पर किया गया व्यय, कंपनियों द्वारा दिए जाने वाला लाभांश। भविष्य निधि कोष में मालिकों द्वारा किया गया अंशदान, संसद सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया व्यय, विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ। मूल्य ह्रास या पूंजी का उपभोग सकल उत्पादन में शामिल होता है परंतु शुद्ध राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली मदें नई या पुरानी वस्तुएं जो उस वित्तीय वर्ष में उत्पादित नहीं हैं, विदेशों से प्राप्त उपहार, वित्तीय सौदे, शेयर, ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय, चाहे ये शेयर या ऋण पत्र राष्ट्रीय आय के आकलन वाले वर्ष में ही निर्गमित क्यों न हो। पूंजीगत लाभ या हानि एवं अप्रत्याशित लाभ, एक गृहस्थ परिवार द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित फल एवं सब्जियां, किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमतों में वृद्धि, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, एक होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियों एवं अन्य उत्पाद, किसी लॉटरी में जीता गया इनाम या धनराशि, भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ, वैज्ञानिक खोजों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राशि, एक गृहस्थ द्वारा अपने घर पर किए जाने वाले कार्य, भविष्य निधि कोष में स्वयं कर्मचारियों द्वारा किया गया अंशदान, एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिए जाने वाला लाभांश, हस्तांतरण, भुगतान एवं प्राप्तियां जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि, इन सब को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। मापने में कठिनाई क्या आती है? राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाई। अमौद्रीकृत वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। भारत में आज भी बहुत सी वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय अमौद्रीकृत रूप से किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना एवं घर पर एवं उपभोग के लिए फल एवं सब्जियां उगाना। इन मौद्रीकृत वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का
सही मूल्यांकन न होने एवं इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाने से राष्ट्रीय आय का सही आंकलन नहीं हो पाता। राष्ट्रीय आय को मापने की अनेक विधियाँ। राष्ट्रीय आय को मापने की अनेक विधियाँ जैसे उत्पादन विधि, आय विधि एवं व्यय विधि प्रचलित है। इनके द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की प्रक्रिया एवं पद्धति भी अलग अलग है। इन विधियों के द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय संबंधी आंकलन में भी भिन्नता हो सकती है। ऐसे में किस विधि को अधिक उपयुक्त माना जाए यह एक विवाद का विषय बन जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का अभाव। राष्ट्रीय आय संबंधी पर्याप्त आंकड़ों का उपलब्ध न होना भी एक गंभीर समस्या है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सी वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित आंकड़ों को शामिल नहीं किया जाता है। अनेक लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। दोहरी गणना एवं मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्य संबंधित समस्याएं। किसी वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं दोहरी गणना से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। स्टॉक के मूल्यांकन की समस्या। वित्तीय वर्ष के अंत में न बिक्री हुई वस्तुओं के स्टॉक का उचित मूल्यांकन करना भी बेहद कठिन कार्य है, क्योंकि किसी वित्तीय वर्ष में किए गए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय के आंकलन में शामिल किया जाता है। ऐसे में यदि कुछ वस्तुओं का स्टॉक शेष रह जाता है तो उन वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य भी उसमें शामिल किया जाता है। मूल्य ह्रास के मूल्यांकन की समस्या। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मूल्य ह्रास की पद्धति एवं दर अनिश्चित होती है, जिससे मूल्य ह्रास के मूल्यांकन में समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है धारणीय विकास। धारणीय विकास से अभिप्राय विकास की उस प्रक्रिया से है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की योग्यता को बिना कोई हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। धारणीय विकास में संसाधनों व सर्वोत्तम व न्यायोचित उपयोग इस प्रकार होना चाहिए जिससे आर्थिक समृद्धि की गति निरंतर बनी रहे एवं भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति सदा सुनिश्चित रहे। इसमें पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो लेसन खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।